चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, अब आप स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अब मेरी बात सुनो पहले। ऐसे जी पढ़ाना जी ऐसे है जैसे हम में से किसी को कुछ भी नहीं आता, ठीक है? बी कॉन्फिडेंट, ठीक हो। ठीक है? और सब कुछ आपको ही पता है, इवन मुझे भी कुछ नहीं पता। ठीक हो गया? ठीक हो गया मैम। हाँ जी, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा क्लास, आज का जो टॉपिक है वो है केवलेंट सेट्स के रिलेटेड। तो इसमें जो है सबसे पहले तो हमें ना कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट पता होना चाहिए, जिसे हम ऑर्डर ऑफ अ सेट भी कहते हैं या कार्डिनल नंबर भी इसको हम कहते हैं। तो कार्डिनैलिटी होती है असल में कि जो भी कोई हमारे पास सेट है ना, उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसका हम उस सेट की कार्डिनैलिटी कहते हैं। उससे नेक्स्ट जो है ना हमारे पास जो इक्विवेलेंट सेट है उनको डिफाइन करने के लिए कोई दो तीन चीजें यूज होती हैं। मैं आवाज आ रही? हाँ जी हाँ जी, आ रही। अच्छा मैं 1 मिनट जी बस जी सर आ आपको रहा वो है। करूंगी। ग्रुप 1 के जो मेंबर हैं, अ, वो मुझे ऐसा करें कि ना, अभी कौन बोल रहा था, नाम बताओ जरा अपना। मैं आपको ना इसकी वो दे मैं देती हूँ, ऊपर नीचे करने की आपको अथॉरिटी दे देती हूँ ये। मैम अजीम अब्बास। हाँ ठीक है। अब आप जो है ना वो कर सकते हो, स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? ठीक हो गया मैम। हाँ चलो, अब आप इसको स्क्रॉल डाउन भी कर लेना जैसे। चलो। मैम ये कैसे होनी है, यानी कि हो ही तो रही है मेरे से। आपके पास नहीं, आप करके देखो हो रहा है। नो मैम, नहीं, नीचे नहीं ये मूव कर रहा। कीबोर्ड आ गया ऊपर। कीबोर्ड आ कीबोर्ड गया। है ऊपर बस, ये लिखा शो हो रहा है आपको? यानी कि आप इसको मूव नहीं कर सकते नो स्क्रीन। मैम। अच्छा मुझे लगा मैम शायद। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे दें। मैम जब ये खुद शेयर करेंगे फिर कर सकेंगे। हम्म। तो वो होस्ट होंगे तो फिर ही है ना। हाँ वो तो होस्ट ही कर सकते। चलो ठीक है, मैं करती हूँ साथ साथ। चलो ठीक है मैम। बोलो। अच्छा इससे नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आती है उसमें हमारे पास फंक्शंस का तो सभी को पता है। उससे नेक्स्ट जो है फंक्शंस की टाइप में से जो है वन वन फंक्शन होता है एक। तो वन वन फंक्शन में हमारे पास एक सेट होता है ए और एक सेट होता है, ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। और जो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं या सेट ए होता है उसको हम कहते हैं डोमेन। और जो सेट बी है उसमें हम जो है जो एलिमेंट्स फंक्शन में मैपिंग हो रही है उसको हम कह देते हैं रेंज। और जो सेट बी होता है उसको हम कहते हैं कोड में। अच्छा अब जो है हमारा जो मेन डिफरेंस ये आपको पता होना चाहिए कि हम रेंज किसको कह रहे हैं और कोड मेन किसको कह रहे हैं। तो जो हमारे पास वन वन फंक्शन होता है उसमें जो डोमेन के एलिमेंट्स है ना वो सिंगल सिंगल एलिमेंट से एक दूसरे पे मैप होंगे। यानी कि लेट कर लेते हैं कि हमारे पास सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। और जो हमारे पास सेट बी है उसके अंदर 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं। तो जो पहले सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनका हर हर एलिमेंट्स का एक एक इमेज होना चाहिए। यानी कि एक जो है वन जो है हमारे पास सेट ए में एलिमेंट है वो किसी ना किसी एक एलिमेंट पे मैप कर रहा हो सेट बी में से। और जो टू है वो भी किसी ना किसी एक एलिमेंट पे मैप कर रहा हो। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई जो सेट ए के दो एलिमेंट्स जो हैं वो बी में किसी एक एलिमेंट्स पे सेट यानी कि मैप कर रहे हो। तो ऐसे सेट को हम वन वन नहीं, ऐसे फंक्शन को हम वन वन फंक्शन नहीं कहेंगे, बल्कि वन वन फंक्शन वो होगा जिसका हर एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ मैप कर रहा होगा। लेकिन जो डोमेन कोड डोमेन है उसमें एलिमेंट्स ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन एक शर्त होगी इसमें कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं उससे सेट बी में एलिमेंट्स कम नहीं होने चाहिए, उसके बराबर हो सकते हैं या उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं वन वन फंक्शन। उससे नेक्स्ट आता है एक हम और फंक्शन की टाइप डिस्कस करेंगे जो इक्विवेलेंट सेट में यूज होगी, उसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम यूजुअली सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। और जो ऑन टू फंक्शन होता है उसमें इसी तरह से हम दो सेट्स लेंगे, एक सेट ए होगा एक बी होगा। ए को हम डोमेन कहेंगे और बी में जो एलिमेंट यूज हो जाएंगे वो कोड में रेंज होगी। और जो वैसे एलिमेंट्स रह जाएंगे वो हमारे पास यानी कि होल सेट को हम कोड मेन कह देते हैं।
और जो ऑन टू फंक्शन होता है इसमें 1 1 वाली कंडीशन नहीं होती, कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो सेट ए के 2 एलिमेंट्स हैं उनको सेट बी के किसी एक एलिमेंट पे भी मैप हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त होती है। वो शर्त ये होती है कि सेट बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं ना वो यूज होने चाहिए, कि कोई एलिमेंट्स ऐसा ना हो कि जो सेट बी में मैप होने वाला बच जाए, उसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। और इसकी हम जनरली जो कंडीशन यूज करते हैं हम कहते हैं कि जो फंक्शन की रेंज है ना वो इज इक्वल टू कोडोमेन है, यानी कि जो कोडोमेन का सेट है वो सारा सारा यूज होगा ना तो फिर वो रेंज ही बन जाएगा असल में। तो ये हमारे पास होता है ऑन टू फंक्शन, और इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, और इसमें 1 1 वाली कंडीशन कंपलसरी नहीं होती। अच्छा, इससे नेक्स्ट एक फंक्शन की टाइप आती है जिसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव में हम 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शन को कंबाइन अप्लाई करते हैं। तो 1 1 वाली कंडीशन भी यूज होगी और साथ उसके सर्जेक्टिव कंडीशन भी यूज होगी, यानी कि जो कोड में ना हम सारी यूज भी करेंगे, और 1 1 जो एलिमेंट्स हैं एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनेगा। तो इसकी आम यूजुअल एग्जांपल, यानी कि वैसे हम देखें तो एक एलिमेंट ले, एक जो है हम सेट ए ले लेते हैं जिसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 ले लें, और जो सेट बी है उसमें ले लें ए बी सी डी और ई, यानी कि 5 ही एलिमेंट इसमें होंगे। तो इनको अगर हम 1 को ए पे मैप करेंगे, 2 को बी पे करेंगे, 3 को सी पे करेंगे, 4 को डी पे करेंगे और 5 को एफ पे करेंगे, तो ये अब देखो कि जो हमारे पास कोड मेन है वो सारी यूज होगी। तो इसका मतलब ये ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दूसरी बात ये है कि ये 1 1 यानी कि हर एलिमेंट का हर एलिमेंट के साथ इमेज है, कि ऐसा नहीं है कि सेट ए के 2 एलिमेंट्स का कोई सेट बी के एक एलिमेंट पे इमेज बन रहे हैं। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हमारी जो मेन डेफिनेशन है, जो हमारा टॉपिक है मेन, के इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट में ज्यादातर जो चीज मैटर करती है वो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट मैटर करते हैं, कि इसकी 2 3 डेफिनेशन हैं, 2 3 तरीकों से हम देख सकते हैं। क्योंकि जो है कुछ सेट फाइनाइट भी होते हैं, कुछ इनफाइनाइट भी होते हैं, और कुछ सेट जो होते हैं उनमें एलिमेंट्स कम होते हैं 5 7 10 तक, और कई एलिमेंट्स में ज्यादा एलिमेंट्स भी होते हैं। तो हम जो है वो डिफरेंट यानी कि 2 3 डेफिनेशन से देखेंगे, तो इससे हम ना हर तरह के जो सेट्स होंगे उनको चेक कर सकेंगे कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं। आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। अच्छा, अब हमारा जो मेन टॉपिक है इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्विवेलेंट सेट में जो है मेन चीज के 2 सेट्स जो है वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं अगर उनकी जो है कार्डिनैलिटी दोनों की बराबर हो। जब 2 सेट्स की कार्डिनैलिटी बराबर होगी तो इसका मतलब ये है कि हम हर एलिमेंट को हर दूसरे एलिमेंट के साथ जोड़ सकते हैं। जैसा कि हमारे पास बाइजेक्टिव मैपिंग में कंडीशन होती है कि जितने एलिमेंट सेट ए में हों उतने ही एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए। तो इस तरह से इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट जो है वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये कंडीशन नहीं है, लेकिन कार्डिनैलिटी मस्ट है कि वो दोनों की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कार्डिनैलिटी होने का कि इसका हमें क्या फायदा होगा, इसका हमें फायदा ये होगा कि हम ना हर एलिमेंट्स की आवाज एलिमेंट के साथ ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे। और अगली चीज ये आती है कि अगर फर्ज करो कि हमारे पास एक सेट है, जैसे हमने पहले एग्जांपल ली थी कि 1 2 3 4 5 है, और दूसरा कोई सेट है, तो इसमें जो है एक होता है तरतीब एलिमेंट्स की, यानी कि अब मैंने ऑर्डर ऑफ सेट तो पहले कह दिया कि वो कार्डिनैलिटी होती है। अब अगर ऑर्डर कहेंगे ना एलिमेंट्स का तो मे भी आपको कंफ्यूज हो जाए, तो इसलिए जो एलिमेंट्स की तरतीब है ना वो आगे पीछे हो सकती है, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, ये चीज मैटर नहीं करेगी। उससे जो है इक्विवेलेंट सेट जो है इसकी डिफरेंट सिंबल्स यूज की जाती हैं, वो ये इधर स्क्रीन पे शो हो रही हैं, मार्कर से लिखी हुई हैं, लास्ट पे 3 सिंबल्स हैं। एक वो लाइज वाली है, ये वाली जो जहाँ पर एरो है, तो ये 3 सिंबल्स हम इक्विवेलेंट सेट के लिए यूज करते हैं। अच्छा, ये चीज तो हम देखते हैं कि बाइजेक्टिव, जी मैं नेक्स्ट पेज करूँ मैंने कहा। जी जी कर लें।
अच्छा, ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं इधर ना, यानी कि एक सेट है हमारे पास ABCDE, और इसके साथ जो सेट बी है उसमें जो है मंथ्स के नेम लिखे हुए हैं। तो अब देखो कि पहले के एलिमेंट्स कितने हैं, 5 हैं। दूसरे के एलिमेंट्स कितने, वो भी 5 हैं। तो हम ये एलिमेंट्स ये है बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे, बल्कि इनके ये नहीं देखेंगे कि एलिमेंट सेम है या नहीं, और ना ही हम ऑर्डर देखेंगे। तो अगर हम इनके दरमियान बाइजेक्शन कर सकते हैं तो ये दोनों सेट जो है हमारे पास क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो देखो अगर हम इधर करते हैं, ए को जनवरी के साथ मैप कर दो, बी को फरवरी के साथ कर दो, सी को मार्च के साथ कर दो, डी को अप्रैल के साथ कर दो, री को मई के साथ कर दो, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, एक बाइजेक्शन ड्रॉ हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ ना एक हमारे पास और भी कंफ्यूजन आती है कि इक्वल सेट्स, यानी कि इक्विवेलेंट और इक्वल के सेंस में हम एक ही मतलब ले जाते हैं, लेकिन इक्वल सेट्स देखते हैं कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। हम जो सेट्स इक्वल होते हैं ना, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। यानी कि एक सेट है ना 1 2 3, तो इसके जो इक्वल सेट बनेगा ना हमारे पास, उसमें भी एलिमेंट 1 2 3 होंगे। तो इस तरह के जो सेट होंगे वो इक्वल होंगे, और ऑर्डर जो एलिमेंट्स की जो तरतीब है वो मैटर नहीं करेगी। यानी कि पहले मैं लिख रहा हूँ कि एक सेट लिख देता हूँ 1 2 3, और दूसरा मैं लिख देता हूँ 2 3 1 या 2 1 3, इस तरह से जैसे मर्जी हम तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये सेट्स दोनों फिर भी हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हर, अब देखा जाए तो जो हर इक्वल सेट है ये इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हर इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट सेट जरूर होगा। लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर तो इसका जो कन्वर्स है वो कैसे ट्रू हो सकता है, वो इसका कन्वर्स ऐसे ट्रू हो सकता है कि अगर हम जो दो सेट्स इक्विवेलेंट ले रहे हैं वो उनके एलिमेंट्स सेम हो, और किसी भी सेट के, यानी कि दो सेट इक्विवेलेंट हैं, उसके ऊपर एक शर्त और लगेगी कि उसके एलिमेंट्स दोनों के क्या हों, सेम हो, तो फिर वो इक्वल भी होंगे। यानी कि ये उसका कन्वर्स है। अच्छा, उससे नेक्स्ट आता है कि बाइजेक्टिव मैपिंग जो है, इसके बारे में मैंने बता दिया है कि, और जो बाइजेक्टिव मैपिंग है इसको हम 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस भी कहते हैं। ये नीचे लिखी हुई है इस वाले पेज पे, 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इसमें हम 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस में भी हम यही करते हैं कि पहले उसको 1 1 कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं, उसके बाद ऑन टू कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं। जब ये दोनों सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इसको हम कहते हैं 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो नल सेट होते हैं ना हमारे पास, अब ये सोचना है कि इसके अंदर तो एलिमेंट ही कोई नहीं है, तो ये कैसे इक्विवेलेंट होंगे। तो नल सेट जो है हमेशा अपने इक्विवेलेंट होता है, यानी कि नल सेट की इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि उन दोनों की कार्डिनलिटी सेम होती है। उसके बाद जो है एक फाइनाइट आ जाता है और इनफिनिट आ जाते हैं सेट्स। जब फाइनाइट्स आ जाएंगे तो हम इस तरह से कर लेंगे, यानी कि जो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी है कि उसकी कार्डिनलिटी देख लेंगे और सेट बी की कार्डिनलिटी देख लेंगे, तो वहां से जो है हम इजीली बता सकेंगे कि ये सेट इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो लेकिन ये जो बाइजेक्टिव मैपिंग वाली कंडीशंस है ना, ये जनरल हो जाती है कि इसमें हम जो है ज्यादा एलिमेंट्स, इनफिनिट एलिमेंट्स भी हों तो हम उनको भी चेक कर सकते हैं कि ये इनफिनिट जो है उनमें बाइजेक्टिव अगर तो मैपिंग बन रही है तो वो इक्विवेलेंट होंगे, अगर नहीं बन रही तो वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। ठीक है मैम। यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका? जी मैम, बेसिकली यही थी चीजें। अच्छा, सही। अब ग्रुप 2 उसने कौन सा किया हुआ है? काउंटेबल सेट्स मैम। काउंटेबल सेट्स, ठहरो। यस ये मैम। आपने वैसे तो हो ही गया है सारा कुछ डिस्कस। आपने ये जी सारी मैम, ये थोड़ा बड़ा करके लिखो है, बात यही थी मेन इनमें। लेकिन ये अच्छी बनी हुई है असाइनमेंट ना, हर चीज बड़ी क्लियर लिखी हुई है और बहुत इजी लिखा हुआ है। कोशिश करें कि सारे इसको ही फॉलो कर लें। अभी और भी देखते हैं, यस।
ठीक है ना, लेकिन ये बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई है, शॉर्ट शॉर्ट चीजें लिखी हुई है, इजी लिखी हुई है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं गए। गुड हो गया। चलो ग्रुप नंबर 2 आ जाओ भाई, काउंटेबल सेट्स। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। ये किसने बोला? सारा पहले इसका तो एक ही बंदा तो पढ़ाता है। कौन बोल रहा है अभी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। बेटे कौन बोल रहा है? कौन? मैम, मेरा नाम अनस सईद है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपने मुझे बताते जाना है ताकि मैं साथ साथ पेज डाउन करती जाऊँ, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक। चलो, जैसे पहले उन्होंने समझाया ना, ये क्या नाम था, अजीम ने हर चीज को पहले इनिशियली समझाया फिर डिटेल में, वैसे ही आपने भी करना है। अच्छा ठीक हो गया? ठीक है मैम, ठीक। चलो। अच्छा, तो क्लास मेरा आज का जो टॉपिक है वो है काउंटेबल सेट। तो काउंटेबल सेट को पढ़ने से पहले ज़रा हम ना ये जो नीचे लिखा है ना काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट, इसको पहले समझते हैं, इस पे बात करते हैं। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद फिर हम ऊपर आएंगे काउंटेबल सेट के बाद, इसके बाद उसकी अच्छी से हमें समझ आएगी। अच्छा, सबसे प्रेजेंटेशन शुरू शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो हमारे माइंड में एक बात होती है ना, काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल, हम अक्सर यही कहते हैं कि काउंटेबल वो वाले सेट्स होते हैं जिनके अंदर हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकें, वो हमारे पास काउंटेबल होते हैं, और जिनको ना काउंट कर सके वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये बात टोटली रॉन्ग है, ठीक है? ये हम आगे इसके डिटेल में जाएंगे तो हम देखेंगे ये बात कैसे गलत होती है। अच्छा, सबसे पहले है काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट सेट। तो इसकी डेफिनेशन जरा देखिएगा, तो इसमें लिखा हुआ है, इफ सच एन एफ कैन बी फाउंड दैट इज आल्सो surjective and therefore bijective then s is called countability infinite। ठीक है, इस डेफिनेशन पे मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन और बोलता हूँ, वो यहाँ पे नहीं लिखी हुई, उसको जरा देखिएगा। वो है, एन इनफाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट इफ इट इज सिमिलर टू एन। एक ऐसा इनफाइनाइट सेट ए, उसको हम बोलेंगे ये काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट है। कब? जब उसको हम सिमिलर प्रूफ कर दें, किसके साथ? सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ। अच्छा, सिमिलर प्रूफ करने का क्या मतलब है? सिमिलर प्रूफ करने का मतलब यही है जो अभी अजीम भाई बता रहे थे, कि अगर हम सेट ए और सेट एन के दरमियान एक ऐसी बाइजेक्शन फाउंड ले आए, पैदा कर लें या बना दें सेट ए और एन के दरमियान एटलीस्ट कोई एक, तो वो जो सेट ए है वो सेट एन के सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर कह दें, इक्विवेलेंट कह दें, या जो मर्जी कह दें, ठीक है? तो उसमें दो चीजें आएंगी। सबसे पहले हम वन वन कोरस्पोंडेंस लेके आएंगे, उसके बाद ऑन टू वाली कंडीशन फुलफिल करवाएंगे। तो उसके बाद अगर हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन बन जाता है सेट ए से सेट एन की तरफ, या सेट एन से ए की तरफ, हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? सेट ए को क्या बोलेंगे? काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट। तो ये जो हमारे पास है ना काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट सेट, इसके दो नाम और भी हैं, डिनेमोरेबल सेट भी इसे बोलते हैं और इनएमोरेबल सेट भी बोलते हैं। अच्छा, ये तो एक इसकी बात ये थी। दूसरी बात ये है कि एवरी काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट हैज कार्डिनैलिटी अलिफ नॉट, ये बात है। अब देखिए ना, अगर हम बात करें, जो भी पहले अजीम भाई बता रहे थे कि हमारे पास को इक्विवेलेंट सेट के अंदर कार्डिनैलिटी का भी पता होना चाहिए। तो जब हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर के किसी सेट को इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, तो उससे पहले हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी का भी पता होना चाहिए। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर हम देखें तो ये हमारे पास इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट सेट्स की हमारे पास कार्डिनैलिटी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, इसकी जो कार्डिनैलिटी मेंशन की जाती है वो हमारे पास होती है अलिफ नॉट। ये जैसे हम एक्स नहीं लिखते, एक्स की तरह इसका सिंबल होता है और उसके नीचे हम नॉट लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? अलिफ नॉट। अब ये कैसे होता है? इसकी मिसाल कुछ इस तरह से कि जैसे हमारे पास इन्फिनिटी है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि इन्फिनिटी एक नंबर है। जस्ट अगर हम इसे लिखना चाहें या देखना चाहें तो हम इसको कोई प्रूफ वगैरह ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक जब मैं लफ्ज लिख देता हूँ इन्फिनिटी, ये हमारी बात सेंस में आ जाती है कि ये इन्फिनिटी कोई चीज है, लामहदूद कोई चीज है।
तो ये बात समझ में आ जाती है। इसी तरह जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, इसकी कोई कार्डिनैलिटी फिक्स नहीं है, तो इसकी समझने के लिए या अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसकी जो कार्डिनैलिटी है ना उसको हम फिक्स कर देते हैं, वो उसको हम क्या बोल देते हैं, अलिफ नाट। अब जिस सेट को हमने काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट प्रूफ करना है, अगर उसकी कार्डिनैलिटी भी अलिफ नाट आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ये सेट इक्विवेलेंट हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। तो इस तरह वो जो सेट ए होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, उसकी कार्डिनैलिटी बन जाएगी अलिफ नॉट, और उसको हम क्या बोल देंगे, काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इसके बाद इसकी एक और डेफिनेशन भी बन जाती है, एन इनफाइनाइट सेट इज काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट इफ एंड ओनली इफ इट्स एलिमेंट कैन बी लेबल्ड बाय एन। एन मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट सेट ए हो तो उसके अगर एलिमेंट्स को मैं इस हिसाब से लेबल कर दूं या अरेंज कर दूं या इस सीक्वेंस के साथ लिख दूं कि उनकी सीक्वेंस या अरेंजमेंट कोई एक खास बन जाए, या उनको मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ लेबल कर दूं, तो वो जो मेरे पास सेट बन जाएगा उसको क्या बोलेंगे, मैं क्या बोलेंगे, काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट। मिसाल के तौर पर एक मेरे पास सेट ए है, उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिख दिए A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, तो ये मेरे पास सेट ए है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया एफ से एन से ए की तरफ, तो मैं एफ ऑफ एक्स लिख दिया ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। अब जब पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 1 पुट किया तो मेरे पास बन गया A1, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास बन गया A2। देखिए अब 3-4 एलिमेंट्स लिखने के बाद 5वां 6वां 7वां मैं एलिमेंट्स खुद ब खुद लिखता जाऊंगा, तो इसका मतलब होता है लेबल करना। अगर किसी सेट्स के एलिमेंट को मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ लेबल कर दूं तो उस सेट को भी क्या हम बोलेंगे, काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट सेट। बेसिकली बात सिर्फ ये थी कि अगर किसी सेट को, कोई भी सेट हो, इनफाइनाइट सेट हो, कोई भी इनफाइनाइट सेट हो, उसको मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर प्रूफ कर दूं, इक्विवेलेंट प्रूफ कर दूं, या इन दोनों सेट्स के दरमियान एक बाइजेक्शन प्रूफ कर दूं, एटलीस्ट कोई एक बाइजेक्शन, तो उस सेट को क्या बोलेंगे, काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट। तो इसकी कुछ जो ये यहाँ पे एग्जांपल से लिखी हुई है, ई पॉजिटिव इज काउंटेबल। इसके अलावा इसकी एग्जांपल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये आपने होएगा इक्विवेलेंट, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ जी, और सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ, सबसे पहले हम बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल अपने खुद के तो वो इक्विवेलेंट है ही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट सेट। उसके बाद आ जाते हैं सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर में देखें हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं 0 1 2 3 4 5 सो अप टू सो ऑन। अगर इसमें देखें 0 को अगर मैं नंबर 1 दे दूं, 1 को 2, 3 को 4, देखिए इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको मैं लेबल कर रहा हूं किसके साथ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ। अब मैंने इसके एलिमेंट्स में आए हैं 0 1 2 3 4। अब अगर मैंने इसको लेबल किया, 0 को 1 नंबर दिया, 1 को 2 दिया, 2 को 3 दिया, अब इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, आगे एक छोड़ के आगे वाले सारे के सारे एलिमेंट्स हम इस अरेंजमेंट के साथ लिख सकते हैं, इस सीक्वेंस के साथ। तो ये जो मैंने लास्ट पे डेफिनेशन बोली थी उस हिसाब से ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट सेट। उसके बाद जो आ जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स। मैं काइंडली ये थोड़ा सा नीचे करिएगा, इसके नीचे एग्जांपल है सेट ऑफ इंटीजर्स की, ये वाला। तो ये देखिए सेट ऑफ जो हमारे पास इंटीजर्स है ना, इसमें मैंने एक फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ एफ ऑफ के इज इक्वल टू 2k है इफ के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और दूसरा है 2 इंटू माइनस के प्लस 1 इफ के लेस देन 0। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया, बाइजेक्शन फंक्शन, और मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स में से नंबर लिए और मेरे पास जो चीजें बनती गई वो मेरे पास क्या बनता गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम इधर से उधर भी जा सकते हैं, नेचुरल से इंटीजर की तरफ भी आ सकते हैं और इंटीजर से नेचुरल की तरफ जा सकते हैं क्योंकि बाइजेक्शन है। इसके अलावा अगर ये फंक्शन है, इसके अलावा एक और मैं फंक्शन भी ड्रा कर सकता हूँ, वो मेरे पास है, इधर नहीं लिखा हुआ, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू n माइनस 1/2 इफ n इज ऑड, और दूसरा माइनस n/2 n इज इवन। अब इस सेट में अगर मैं इंटीजर्स में से नंबर पुट करता जाऊंगा ना, तो मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स आते जाएंगे। ये पुट करके बेशक आप देख लीजिएगा, मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू n माइनस 1/2, ये कब होगा, जब n इज ऑड, और माइनस n/2
ये कब होगा? जब n इज इवन होगा। तो इसमें क्या होगा कि हम सेट ऑफ इंटीजर्स को पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आता जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। और ये जो सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है इसमें क्या है कि हमने सेट ऑफ इंटीजर्स पुट किए और हमारे पास जो आंसर आता गया वो क्या था? सेट ऑफ नेचुरल नंबर थे। तो मींस कि हमने क्या किया? सेट ऑफ इंटीजर्स को लेबल कर दिया, हमने अरेंज कर दिया, या ये कह ले कि हमने सेट ऑफ इंटीजर्स और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के दरमियान एक बाइजेक्शन बना दी, जिससे हमें ये पता चल गया कि सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होगा? ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होगा। जब इक्विवेलेंट प्रूफ हो गया तो उसका मतलब ये है कि सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास क्या होगा? काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट होगा। अब इसके बाद जो सेट ऑफ रैशनल नंबर आता है, ये यहाँ पे बड़ी डिटेल लिखी, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि सेट ऑफ रैशनल नंबर काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट में कैसे आता है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लिख सकते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में। अगर मैं लूं पी बिलोंग्स टू जी और क्यू बिलोंग्स टू एन, P belongs to Z और Q belongs to N, और जो जो लिखा हुआ ना P ओवर Q, इसको हम ऑर्डर पेयर की शक्ल में भी लिख सकता हूँ। P, Q, ये ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा गया, और आगे मैंने फिर लिख दिया P belongs to Z है और Q belongs to N है। ठीक है, अब देखिए जरा, अब ये जो हमारे पास है ये कार्टेशियन P डॉट P, Q है, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर की शक्ल में आया है। तो इसका मतलब ये है कि P मेरे बिलोंग कर रहा है Z में से और Q बिलोंग कर रहा है N में से। तो इट मींस ये मेरे पास Z क्रॉस N की क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक हो गया, Q क्या बन गया मेरे पास? ये क्रॉस प्रोडक्ट बन गई Z क्रॉस N की, और Z मैं प्रूव कर चुका हूं ये मेरे पास काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट है, N तो ऑलरेडी काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट है। तो ये एक प्रूफ है, बल्कि आप ये कह लें कि जब भी हम दो सेट्स हों, 3 सेट्स हों, 4 सेट्स हों, बेशुमार हों, इनफाइनाइट हों, उनकी जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, अगर वो काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट होंगे तो उनका जो आंसर आएगा वो भी मेरे पास क्या होगा? वो भी काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट होगा। तो यहां से ये पता चला कि ये जो मेरे पास था सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये मेरे पास था कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन Z एंड N, और Z भी काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट है और N भी काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर आएगा Q सेट ऑफ रैशनल नंबर, वो भी क्या बन गया? काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद जो फर्स्ट डेफिनेशन थी काउंटेबल सेट्स, उस पे अब जरा हम चलते हैं। काउंटेबल सेट क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन ये है कि a set S is countable if there exists an injective function f from S to the नेचुरल नंबर n। वो कह रहे हैं कि अगर हम 1-1 कोरस्पोंडेंस बना दें, सेट कोई भी सेट S हो उसके दरमियान और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के दरमियान, अगर सिर्फ हम 1-1 कोरस्पोंडेंस बना दें, मतलब कि इंजेक्टिव फंक्शन बना दें, तो ये मेरे पास काउंटेबल सेट बन जाएगा। अगर मैं इंजेक्टिव के साथ ऑन टू भी बना दूं, मतलब सर्जेक्टिव ही तो बाइजेक्शन बना दूं, तो ये काउंटेबल सेट क्या बन जाएगा? काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट बन जाएगा। इसकी एक और डेफिनेशन देख लें, वो जरा मेरे पास यहाँ पे नहीं लिखी हुई। वो ए सेट ए इज said to be countable if it is either finite or countability infinite। किसी भी सेट को हम काउंटेबल सेट कब बोलेंगे? जब वो फाइनाइट हो। मिसाल के तौर पर एक मेरे पास सेट ए है, उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखे हो 1 2 3 4 और बस, तो ये मेरे पास जो एलिमेंट, ये एक फाइनाइट सेट है, इसको हम क्या बोलेंगे? काउंटेबल सेट। ये तो ठीक हो गया। और ऐसा सेट जो हमारे पास काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट होगा उसको भी हम बोलेंगे काउंटेबल सेट, क्योंकि जो हमारे पास काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट सेट होते हैं इनके कार्डिनैलिटी हम अपनी तरफ से सपोज करते हैं, वो क्या होती है? अलिफ नॉट। तो इस वजह से इसको भी हम क्या बोल देते हैं? काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट में दो चीजें आएंगी, इनफाइनाइट हो और दूसरा क्या हो? काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट हो। तो जब ये दोनों चीजें आ जाएंगी तो हम उस सेट को क्या बोल देंगे? काउंटेबल सेट। नेक्स्ट मैम वो दूसरे मेरे ग्रुप फेलो की है प्रेजेंटेशन, वो आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, जल्दी कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम ये सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स पेज है, इससे आगे वहाँ पे जाइएगा जी। अब जैसे कि बताया हमारे ग्रुप फेलो ने काउंटेबल सेट्स के बारे में डिटेल में, तो इसके बारे में काउंटेबल सेट्स के बारे में हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इनके प्रूफ्स यहाँ पे नहीं है, जस्ट रिजल्ट्स हैं और साथ उनकी एग्जांपल्स हैं।
रिजल्ट नंबर 1 है कि अगर हमारे पास कोई भी सेट काउंटेबल हो तो उसका हर सबसेट भी हमेशा काउंटेबल ही कंसीडर होता है। सपोज अगर x हमारे पास काउंटेबल है, a और b या कोई भी इसके सबसेट्स हैं, तो a b या कोई भी फाइनाइट सबसेट्स को हम लोग हमेशा काउंटेबल ही इनको कंसीडर करेंगे। जैसे एग्जांपल में अभी उन्होंने ऊपर बताया था कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होते हैं वो हमारे पास काउंटेबल सेट्स होते हैं। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर काउंटेबल है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सब जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के सबसेट्स हैं। तो इनको हम लोग इस रिजल्ट के बाद डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं ये भी हमारे पास काउंटेबल सेट आ जाते हैं। एक अब मिनट, इसी रिजल्ट को अगर हम लोग एक मिनट, मोहम्मद जुबैर ने हैंड रेज किया था, क्यों? मोहम्मद जुबैर हैंड रेज क्यों किया? सॉरी मैम, वो गलती से हो गया। टाइम पहले थोड़ा, चलो बेटे जल्दी करो। ओके मैम, अगर इसी रिजल्ट को हम लोग अनकाउंटेबल के लिए देखें तो उसमें यही रिजल्ट जो है वो ये बनता है कि कोई भी काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट का जो सुपर सेट होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है। काउंटेबल के लिए हम लोग सबसेट की बात करते हैं कि काउंटेबल का हर सबसेट काउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल का हर सुपर सेट अनकाउंटेबल होता है। अब आते हैं रिजल्ट नंबर 2 पे। रिजल्ट नंबर 2 है कि अगर दो हमारे पास सेट हैं, कोई भी ए और बी काउंटेबल सेट्स हैं, तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा काउंटेबल होती है। इसी को अगर हम लोग अनकाउंटेबल में देखें तो वो ये आता है कि अगर ए और बी दो अनकाउंटेबल सेट्स हैं तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमेशा अनकाउंटेबल होती है। अब इसमें हम लोग एग्जांपल के तौर पे कोई भी दो सेट ले लेते हैं। सपोज ए सेट जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है या सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो दूसरा जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा। इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ऑर्डर्ड पेयर में लिखी जाएगी उसको क्यू से डिनोट किया हुआ है और क्यू। अब इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट इस रिजल्ट नंबर 2 के मुताबिक जो है वो काउंटेबल सेट हो जाएगी। इसी तरह रिजल्ट नंबर 3 है वो ये है कि अगर हमारे पास एक्स सेट कोई भी अनकाउंटेबल हो और ए सेट कोई भी जो उसका सबसेट है एक्स का वो काउंटेबल हो, तो x माइनस ए यानी कि a का कंप्लीमेंट जो होगा वो हमेशा अनकाउंटेबल होगा। इसके एग्जांपल में हमारे पास रियल नंबर आ जाता है। रियल नंबर जो है वो रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है, और रैशनल नंबर्स काउंटेबल होते हैं और इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल होते हैं, तो इनकी जो यूनियन होगी वो हमेशा अनकाउंटेबल होगी। रिजल्ट नंबर 3 से ही एक और बात हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल की जो यूनियन होती है वो हमेशा अनकाउंटेबल होती है। इसके बाद थ्योरम आता है कि अगर हमारे पास कोई भी काउंटेबल सेट्स हो तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट हमेशा काउंटेबल होती है। मैम शैल वी प्रूफ इट? आपने ऊपर ऑपोजिट बात जी मैम, काउंटेबल और अनकाउंटेबल की यूनियन हमेशा अनकाउंटेबल होती है। अच्छा ठीक है, मुझे लगा ये उल्टी बात कर दी। चलो, और ये जो थ्योरम है ये भी एज अ रिजल्ट के तौर पे काउंट होता है कि कोई भी काउंटेबल सेट्स का काउंटेबल यूनियन जो है वो हमेशा काउंटेबल होता है। मैम इसका प्रूफ करवाएं या जैसे इसको रिजल्ट के तौर पे लें? कर दो, ओके मैम। बस पे खत्म हो गई। जी अच्छा, इसका प्रूफ आप लोग स्किप कर दें, ऊपर एग्जांपल्स तक ही रखो, लेकिन इस थ्योरम की स्टेटमेंट को आप लोगों ने करना है ये एज एन एमसीक्यू या कुछ इस तरह से, ठीक है ना? जितने भी थ्योरम्स है ना उनकी स्टेटमेंट्स को आपने लाजमी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना है। ठीक हो गया? ओके मैम। हाँ, प्रूफ छोड़ दो। अच्छा, और दूसरी मैम बात, एक क्वेश्चन है जी जी, कि हमारे पास जो है ये काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट जो सेटअप, कोई ऐसा सेट भी है हमारे पास जो अनकाउंटेबल हो? हाँ जी, जवाब दें ग्रुप मेंबर्स। है हमारे पास एक ऐसा सेट ऑफ इरेशनल नंबर, वो हमारे पास इरेशनल नंबर? वो अनकाउंटेबल है क्योंकि हम लोग उसमें एक बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बना सकते टुवर्ड्स नेचुरल नंबर और टुवर्ड्स इरेशनल नंबर। मतलब कि अगर हम लोग एक फंक्शन बना लें √2 ऑफ x, ठीक है, उसमें हम लोग नेचुरल नंबर पुट करते जाएं तो हमारे पास जो है आता जाता है आंसर हमारे पास इरेशनल नंबर में, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको उलट नहीं कर सकते। अगर हम लोग इसमें रैशनल नंबर डालें या हम लोग इसका उलट मैप बनाएं, इसके अनवर्स निकालें, तो हम लोग ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग उसमें रैशनल नंबर डालें तो हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाए। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि वो जो है वो अनकाउंटेबल सेट है। हाँ जी, इसी तरह सेट ऑफ मतलब रियल जो नंबर भी अनकाउंटेबल है। सेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, वो तो बाय रिमार्क हम लोग कह अच्छा, देते हैं ना कि यूनियन ऑफ अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल इज अनकाउंटेबल, इस तरह। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है हम्म, इसको जो है हम कैसे नहीं इसकी बाइजेक्शन बना सकते? यानी कि कोई फंक्शन चाहिए हमें, होता है कि हमने वैसे एलिमेंट्स को, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच करना है?
ऐसे ही नहीं कर देना ना, हम लोगों ने एक फंक्शन बनाना है जिसमें हम लोग नेचुरल नंबर पुट करें तो हमारे पास रियल नंबर आ जाए, और अगर हमारे पास उसी का फंक्शन का हम लोग जब इनवर्स लें तो हमारे पास उसमें फिर हम जब रियल नंबर पुट करें तो हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाए। तो ऐसा तो कोई फंक्शन बन नहीं सकता है कि जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर की तरफ। मसलन नहीं, वैसे जो है वो मुझे अब पता तो नहीं, लेकिन अगर फंक्शन बनाना चाहें तो ये बन तो सकेगा कि रियल नंबर से हमने यानी कि डोमेन में लेने हैं नेचुरल नंबर और रेंज में लेने हम हैं रियल नंबर। हम बना सकते हैं, लेकिन बाइजेक्टिव फंक्शन की ये भी तो खुसूसियत होती है ना, उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो जब हम इनवर्स की तरफ लेके आएंगे तब वो नहीं करेगा फुलफिल। अच्छा मेरी मतलब हम जो है अब मैंने वो इंटीजर वाली एग्जांपल दिया ना, वो दोनों तरफ से दी थी, मतलब अगर z से n की तरफ आए या n से z की तरफ जाएं, दोनों तरफ से वो हमारे पास काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट बन रहा था। मतलब हम बाइजेक्शन, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो है यानी कि आप कह रहे हो कि अगर हम रियल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ एक फंक्शन बना रहे हैं तो वो नेचुरल से रियल की तरफ नहीं बनेगा।